नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और एक महत्वपूर्ण कालखंड और उससे जुड़े हुए कुछ महामना लोग हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने देश को बचा लिया। उन्होंने 1991 में यानी कि 1991 में दे सेव्ड इंडिया फ्रॉम फर्दर डिजास्टर्स और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि देखो उन्होंने देश को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करके, आर्थिक उदारीकरण करके देश को बचा लिया। लेकिन इसके साथ में एक सवाल अपने आप ही एक बहुत ही मोटे ठूंठ की तरह खड़ा हो जाता है कि अगर इन्होंने बचा लिया, हम मान लेते हैं कि चलिए बचा लिया, लेकिन हमें यह भी तो पता लगे कि देश को बर्बाद किसने किया, खड्डे में किसने डाला। ये देश का जो इकोनॉमिक डाउनटाउन था, जो इकोनॉमिक बर्बादी हो रही थी आर्थिक क्षेत्र में, उसको अगर इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने बचा लिया तो बर्बाद किसने किया, कम से कम उस विलेन का तो मालूम चले नाम। तब तो हीरो और विलन की बात होगी ना कि भाई विलन तो वो था जिसने देश को बर्बाद किया, देश के आर्थिक तंत्र को बर्बाद किया, इतना बर्बाद किया कि 1991 में जाते जाते भारत की ये वित्तीय स्थिति हो गई कि $7 बिलियन के कर्ज के लिए उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के सामने गुहार लगानी पड़ी, कटोरा लेकर के हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ा। उस परिस्थिति को सारे इकोनॉमिक्स, सारे पत्रकार, सारे विद्वान, सारे बुद्धिजीवी, उन सबको अलग छोड़ दीजिए। श्रीमान यशस्वी जो भारत के कार्टूनिस्ट हैं, श्रीमान RK लक्ष्मण, उनका कार्टून देख लीजिए। उस कार्टून में पूरी कहानी सामने है, एक चित्र में, एक कार्टून में पूरी कहानी है और हमें झूठी बातें बड़ी ही बेशर्मी से बहुत ही लंबे समय से हमें बताई जा रही हैं। श्रीमान मनमोहन सिंह जी ही विलन थे जिनको बाद में हीरो बना दिया गया। ये तो देखिए सलीम जावेद की स्क्रिप्ट में भी नहीं होता है, यानी कि विलन हीरो में बदल जाए, ये तो उनकी किसी स्क्रिप्ट में नहीं है। लेकिन ये कमाल भारत की जो परिस्थिति के लेखक हैं, जो उसके कहानीबाज हैं, जो उसके कथावाचक हैं, भारत में कथावाचकों का बड़ा ही मुख्य भूमिका रही है कि वो लाल को सफेद और सफेद को लाल कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि श्रीमान RK लक्ष्मण ने 1991 में जो अपने एक कार्टून में सभी कुछ पूरी कहानी हर परिप्रेक्ष्य में खोल के रख दी थी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कोई ब्रेन वेव नहीं थी, कोई उनका जो ज्ञान तंतु नहीं जगा था श्रीमान मनमोहन सिंह जी का या कि नरसिम्हा राव जी का, बल्कि ये तो मजबूरी थी, ये तो उनको डिक्टेट किया गया था, उनकी बाहें मरोड़ के बोला गया था कि अगर $7 बिलियन का तुमको कर्ज चाहिए बच्चू, तो ये परिवर्तन तुमको करने पड़ेंगे। तुम पूरे देश को गड्ढे में ले जा रहे हो और हमारे सामने कटोरा लेके खड़े हो गए हो, तो हम तुम्हें लोन दे देंगे, लेकिन वत्स तुमको ये परिवर्तन करने पड़ेंगे, तुमको अपनी मूर्खता को समझना पड़ेगा और उसमें मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। उस मूलभूत परिवर्तन को कहा गया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत राजनीतिक तंत्र के रूप से तो आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन बहुत सारे क्रांतिकारी मानते दे रहे हैं कि आजादी झूठी है।
खैर वो एक अलग विषय है, उसमें और भी कुछ कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो बात करने से हम भटक जाएंगे। तो हम इस मुख्य विषय पे ही रहते हैं। तो ये हुआ सब कुछ नरसिम्हा जी के टाइम में और मनमोहन सिंह जी के टाइम में। श्रीमान आर के लक्ष्मण ने यशस्वी और बड़े ही ज़बरदस्त जो कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने पूरी कहानी एक कार्टून में कह दी, लेकिन हमें झूठ लगातार बताता चला गया। पूरा तंत्र, एक पूरा तंत्र है, एक पूरा जो कथावाचकों का एक पूरा समूह है, जो टेलीविज़न पे आता है, जो अखबारों में लिखता है, जो पुस्तकें लिखता है, वो बताता रहा। आज भी आप पंच कर लीजिए गूगल देव पे कि हु सेव्ड इंडिया फ्रॉम इकोनॉमिक ऑब्लिटरेशन, तो नाम आएगा श्रीमान मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह। तो ये तो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में और वित्त मामलों के क्षेत्र में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1972 से ही ये महाशय वहीं थे। पहले एडवाइजर थे, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने, फिर डायरेक्टर बने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, फिर गवर्नर बन गए। तो इस बीच में ये महाशय क्या कर रहे थे? क्या इन्होंने इस दौरान में कोई परिवर्तन किया? क्या सोशलिज्म की नीतियां जो चल रही थी 1947 से लेकर के, उसमें इन्होंने कभी कोई फांस लगाई? किसी को बोला इन्होंने कि ये नीतियां गलत हैं? और उनको एकदम से कैसे ज्ञान आ गया 1991 में कि पुरानी नीतियां सब गलत हैं, अब हमें बदलना पड़ेगा? और ये बहस, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे विद्वान मित्रों के सामने बड़े लंबे समय से चलती रही है, लेकिन उस समय इस तरह का डाटा सामने नहीं था। और देखा, ये भी खोज भी कभी कभी विशेष परिस्थितियों में होती है, हमेशा तो हम कर नहीं सकते हैं, कोई हम पत्रकार तो है नहीं, हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। तो लेकिन जब जिज्ञासा हुई तब खोज की, कुछ और भी इस तरह की भनक आई कि कुछ लोगों ने इस बात को डिस्कस करना, इस बात की मीमांसा करना शुरू कर दिया है। तो ये मीमांसा पहले तो हो नहीं सकती थी। कब नहीं हो सकती थी ये आपके ऊपर है, आप सोचें और समझें। चंद्रशेखर जी के समय में, और ये उसी समय 91 में 21,000 किलो सोना बेचा गया, गिरवी रखा गया। ये भी एक खबर है। यानी कि इसमें दो तो ग्राफ है। एक 1960 के आसपास में अगर दुनिया में एवरेज अनुपात में अगर कोई आदमी $1 कमा रहा था दुनिया में, तो हिंदुस्तान में 18 सेंट कमाए जा रहे थे। ये महान काम हो रहा था 1960 में। लेकिन 1985-81 आते आते हो गया कि ये 18 सेंट की जगह हम 8 सेंट पे पहुंच गए। अरे इसमें एक मुख्य जो है ना वो कालखंड था जिसके अंदर श्रीमान महान वित्तीय विशेषज्ञ, इकोनॉमिस्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के श्रीमान मनमोहन सिंह जी देश की इकोनॉमिक स्थिति को देख रहे थे, समझ रहे थे, समझा रहे थे, क्रियान्वित कर रहे थे, उसकी प्लानिंग कर रहे थे। तो उन्होंने पलटी क्यों मारी? ऐसा क्या हुआ कि क्या उनको इकोनॉमिक्स की समझ पहले नहीं थी? 1991 में कौन से उनके ज्ञान तंतु पुनः जागृत हो गए जो पहले नहीं थे? लेकिन ये तो आर के लक्ष्मण साहब अपने ही कार्टून में बता चुके हैं। उसमें नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि तुम ये मत बताना कि किसी ने हमारी बाह मोड़ी है, हम कह देंगे हमने खुद ही मोड़ ली। यानी कि जो इकोनॉमिक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और बैंक, वर्ल्ड बैंक है, उनकी जो शर्तें थी, उनके जो सुझाव थे, झक मार के भारत को मानने पड़े कि आप महाशय इतने दिनों से अपने देश का कबाड़ा कर रहे हैं, आपका जो है वो डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, कमाई आपकी हो नहीं रही है, एक्सपोर्ट आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सब्सटेंशियल इंपोर्ट ही करे जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए महाशय आपको ये रास्ता बदलना पड़ेगा।
और मुख्य बात यह है कि मेरी कई बार विद्वान मित्रों से इस बारे में चर्चा हुई है, तो मैं उनसे तो एक भोला भाला प्रश्न करता था कि इन महाशय को मनमोहन सिंह जी का ऐसा कौन सा ज्ञान आया 1991 में जो उनके पास पहले नहीं था। ये तो पढ़े लिखे डिग्रीधारी इकोनॉमिस्ट है ना, ऑक्सफोर्ड, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। वैसे इकोनॉमिक्स देखिए अप्रोक्सीमेट साइंस है, जैसे मार्केटिंग है, जैसे कि सोशल साइंस है, उसी तरह की है। ये डेफिनेट साइंस नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो खुद चलिए वो एक अलग बात है। तो जितने भी ज्ञानी लोग मानते हैं कि महामना श्री मनमोहन सिंह जी ने देश को बचा लिया 1991 में, लेकिन उनका ये अवतार एकदम से परिवर्तित हो कैसे गया 1972 से, जब से वो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में इस क्षेत्रों में सारे के सारे वो उन्होंने महत्वपूर्ण पद पे थे। तो क्या उन्होंने कभी भी ये प्रयास किया कि खड्डे में जाने वाली जितनी भी पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनको बदला जाए? उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि आखिर आगे जाके उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? प्रधानमंत्री तो बहुत सारे ज्ञानी लोग इसीलिए बताते हैं ना, जो उनके पास निश्चय ही हमसे ज़्यादा जानकारी है, वो बताते हैं कि इसीलिए बनाया गया कि ये बिल्कुल फिट केस हैं, ये आज्ञाकारी हैं। तो आज्ञाकारी होने के कारण वो एक प्रधानमंत्री बन गया। चलिए उस विषय को हम छोड़ देते हैं, हम तो सिर्फ इसी पे केंद्रित रखते हैं। यानी कि 1990-91 के आसपास में जो देश की एक्सटर्नल डेट थी वो 35% तक पहुंच गई थी। इतना कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1960 में जब दुनिया में कोई आदमी $1 कमा रहा था कॉमन, हिंदुस्तान में वो 18 सेंट था। उन्होंने 85-90 तक आते आते उसको 8 सेंट कर दिया। और ये समय वही था जिसमें महान इकोनॉमिस्ट वित्तीय विशेषज्ञ श्रीमान मनमोहन सिंह जी, ऑक्सफोर्ड, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ, और भी 50 ढूंढ लीजिए आप, वो थे। उन्होंने कभी भी उस बात का विरोध किया कि सोशलिज्म देश को खड्डे में ले जा रहा है, उन्होंने कभी नहीं किया। यानी कि 91 में जो भी कुछ हुआ उसका श्रेय, उसका सेहरा, उसका ताज मनमोहन सिंह जी पे और नरसिम्हा राव जी पे नहीं बंध सकता है। ये तो शर्तें थी जो IMF ने लिखी थी कि अगर आपको अगर आपको $7 बिलियन का कर्ज चाहिए तो आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 करने पड़ेंगे। देश की इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योर जो शक्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको बिजनेस और उसको सब जो है ना अधिक प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जो आप सोशलिज्म की झोंक में नहीं कर रहे हैं। अब देखिए चीन का एग्जाम्पल लीजिए, उसी दौरान में माओ की मृत्यु के बाद में देंग निकल पड़े पूरी दुनिया में ये सीखने समझने के भी आप लोग इकोनॉमी को कैसे चलाते हो। और कुल मिलाकर के आप समझो कि अगले 30 साल में 35 साल में चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया, भारत नहीं बना। ये जो परिवर्तन हो रहे थे, जब चीन में परिवर्तन हो रहे थे, देंग दुनिया भर में घूम रहे थे, ये उसी दौरान में मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे? वे चीन इतने सारे परिवर्तन क्यों कर रहा है वामपंथी देश होने के बाद में? क्या उन्होंने इसकी समीक्षा या कोई आकलन उन्होंने और उनके स्टाफ ने, उनके साथियों ने नहीं किया? बाकी को छोड़ दीजिए, उनको तो करना चाहिए था, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते, लेकिन कुछ नहीं किया। उनको मालूम था कि भारत में जो नेहरूवियन सोशलिज्म है, जिन्होंने 1953 में टाटा एयरलाइंस को, इंडियन एयरलाइंस को जो है वो नेशनलाइज कर दिया था, और बाद में बैंकों का नेशनलाइजेशन भी हो गया, हर चीज का नेशनलाइजेशन हो गया, वो उस सिद्धांत के साथ थे और जिसने मुख्य रूप से देश का बेड़ा गर्क किया। यानी कि इस सारे दौरान में इनकी जो मुख्य भूमिका की, एक इकोनॉमिक एडवाइजर की, एक ज्ञानी की, उन्होंने कहीं ज्ञान का प्रसार नहीं किया।
वो लल्लू चप्पू बन करके जो पुरानी ये जो सोशलिज्म की जो धारणाएं थी उसी को आगे बढ़ाते रहे, और उसके कारण ही ये परिस्थिति बनी कि 1991 में भारत को कटोरा लेके वर्ल्ड बैंक IMF के सामने $7 बिलियन के कर्ज के लिए जाना पड़ा। तो ये जो हीरो बनाया जा रहा है श्रीमान मनमोहन सिंह को और नरसिम्हा राव जी दोनों को, वो पूरा ही एक झूठ का तंत्र है, और न जाने कितने झूठ के तंत्र इस दौरान हमारे ऊपर लादे गए हैं। लेकिन अब दुनिया अलग है और हम कई तरह की सूचनाएं एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारी गणनाएं हमें उपलब्ध हैं जो कि उस दौरान नहीं थी। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो हिडन ट्रुथ है लिबरलाइजेशन का 1991 का, द हिडन ट्रुथ ऑफ 1991 लिबरलाइजेशन इज बीइंग डिस्कस्ड, एंड इट इज बीइंग डिस्कस्ड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, नॉट फिक्शन। जो हमें पूरी कहानी सुनाई जाती है। आज आप गूगल देव पे टूट कर लीजिए 1991 लिबरलाइजेशन, तो आप में उसको सैकड़ों दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे जो कहेंगे मनमोहन सिंह जी ने बचा लिया देश को, नहीं तो देश खड्डे में चला जाता। लेकिन इसी तरह 1972 के बाद में 80 के मध्य तक और उसके बाद भी किसकी जिम्मेदारी थी देश को बचाने की? मनमोहन सिंह जी की थी ना। लेकिन उन्होंने ये सोशलिज्म का भूत क्यों नहीं उतारा हमारे राजनेताओं के सर से? क्योंकि वो तो इसमें अक्षम थे, वो उतर ही नहीं सकता था। तो हमने बात की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, 4 हमने स्लाइड लगाई हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, 21,000 किलो सोना कहीं बेच दिया गया, गिरवी रख दिया गया। उसके बाद में जो एक्सटर्नल डेट है, वो ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो 35% उस दौरान पहुंच गई थी, जबकि 18-20% होनी चाहिए, यानी कि उससे करीब डबल हो गई थी। और श्रीमान RK लक्ष्मण का कार्टून है जो पूरी कहानी को हर परिप्रेक्ष्य में सामने रख देता है, लेकिन फिर भी ये झूठ चलता रहा है। एक और पीले रंग का ग्राफ है कि 1960 में जब दुनिया में कोई भी आदमी $1 कमा रहा था, एक भारतीय 18 सेंट कमा रहा था। 1990 आते आते वो 8 सेंट तक पिछड़ गया। और ये जो इतना भी पिछड़ाव हुआ, जितनी भी बर्बादी हुई, उसके जिम्मेदार कौन है? तो इकोनॉमिक एडवाइजर ही होंगे ना। अगर आपके घर में लगातार चोरी हो रही है और कोई चौकीदार है, तो चौकीदार का दोष तो माना जाएगा ना। तो आपका धन्यवाद कि आपने ये बातचीत सुनी, देखी, और हमें आशा है कि आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, और YouTube के लिंक पर जाकर के इसमें कोई समग्र टिप्पणी भी करें। और हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।